चलिए अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक पार्ट करना चाहता हूं। देखो, एक तो हम पावर की बात करेंगे, हम ये चीजें और आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक हमें एक चीज याद आई शुरू में, पावर पी एंड हम वी आई ग्राफ चाहते हैं, वी आई ग्राफ दोनों चाहते हैं। किसके लिए? फॉर अ सेल। मतलब वी आई ग्राफ तो हमने पहले भी ओम्स लॉ वगैरह में बताए हैं। फॉर अ सेल, एक सेल के लिए हम चाहते हैं वी आई ग्राफ। कैसे हम बात करते हैं देखिएगा, एक पॉपुलर सेल का सर्किट ऐसे होता है। देखो, एक सेल में अगर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा दिया, ये मान ले आर है, या ऊपर सेल दिखा लेते नीचे दिखा लेते। देखो, एक सेल है, इसके साथ जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये ईएमएफ ऑफ सेल है। इसके साथ आप क्या करो, अगर आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर लगा दो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो कुछ भी कनेक्टेड है उस सबका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको सेल में करंट, बेटा आप देखो बेटा, सेल में करंट अगर मेजर करना होता कि सर हमें करंट चाहिए, तो इसके साथ सीरीज में एक अमीटर लगा दो, क्योंकि अमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। तो तुम चाहते हो हम सर्किट के साथ टोटल करंट मेजर करना चाहते हो, तो भैया सीरीज में लगाओ, जिससे कि इस अमीटर से जब टोटल करंट जाएगी तभी तो पूरे को मेजर कर पाएगा। दूसरा, टर्मिनल वोल्टेज समझना। इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, सेल के ये, चाहे ये टर्मिनल मानो चाहे ये मानो, इसके बीच का वोल्टेज मानो ए बी, या एक बीच में आप यहां वोल्टमीटर लगा लो, तो ये जो वोल्टमीटर होगा ये बी और ए के बीच का टर्मिनल वोल्टेज पढ़ेगा या सेल का टर्मिनल वोल्टेज पढ़ेगा। मैं फिर बताऊं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज ए और बी के बीच का वोल्टेज, और ये वोल्टमीटर पढ़ेगा और ये पैरेलल में लगाया जाएगा इनके बीच। साथ ही साथ तुम और ध्यान रखना, तो पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ए और बी का बीच का वोल्टेज, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज, और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज, यानी आर के अंदर भी जो वोल्टेज होगा यहां का, ये सब क्या होगा? सेम होगा। बोले क्लियर? जैसे अगर किसी को ये CD लिखना हो, अगर ये R लिखना हो, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने ये सर्किट बनाया तो पहला पॉइंट देखिएगा क्या आएगा, सुनिएगा। टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं आमतौर पर V से लिखता हूं, तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो V इक्वल टू इस वोल्टमीटर की रीडिंग भी होगी, इज इक्वल टू VCD भी होगा, इनके बीच की भी रीडिंग होगी, इक्वल टू VAB भी होगा, इसके बीच की भी रीडिंग होगी, इज इक्वल टू VR होगा। VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, इतने के बराबर। ये सब चीजें सेम होंगी। क्लियर? सिंस हमें पता टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है E माइनस IR, ये होता है I, ये करंट है। मैंने हेडिंग क्या डाली है बेटा? हमें VI ग्राफ चाहिए। तो अगर आपको VI ग्राफ चाहिए तो आपको सबको याद है, गौर से देखो, V की पावर 1 है, I की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन होने जा रहा है, इतना तो सबको पता है। कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस, देखो y एक्सिस पे वोल्टेज को ही रखेंगे तो V ही रखो, x की जगह पर x एक्सिस पे I रखना चाहते हैं I, तो ये जो सेकेंड टर्म I आ रहा है इसको पहले ले आओ, क्योंकि देखो x वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो लिख देना माइनस IR। एक चीज गलती हो गई, तुमने बोला भी नहीं, I स्मॉल r होता, कैपिटल R नहीं होता, है ना? ठीक है, तो देखो बेटा, तो V इक्वल टू माइनस IR प्लस E इधर कर लो। तो मैं एक्चुअली ये करने जा रहा था, इक्वेशन नंबर 2 को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो बताइएगा, देयरफॉर देखो V की जगह Y है, यानी Y एक्सिस पे आप V लोगे। दूसरा, X की जगह पर I है, X इज I, और देखो M की जगह माइनस R है, तो M की जगह क्या है? M इक्वल टू माइनस R, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, एंड C इक्वल टू E है। तो ग्राफ क्या होगा बेटा? अगर आप Y एक्सिस पे वोल्टेज को, टर्मिनल वोल्टेज को ले लें, X एक्सिस पे आप करंट I को ले लेते हैं, तो ग्राफ क्या कहता है? सुनते रहिएगा। देखो, इंटरसेक्ट C इक्वल टू प्लस E है, यानी पॉजिटिव इंटरसेक्ट होगा ये। और ध्यान रखिएगा, ये क्या बता रहा, ये कई ग्राफ भी कई अच्छी जानकारियां ले आता है, यानी इस जगह पर जो C होता था वो E के बराबर है। देखो, इंटरसेक्ट C E के बराबर है। स्लोप इज नेगेटिव, इसका तो ग्राफ ऐसे आएगा, नेगेटिव स्लोप में एंगल ग्रेटर देन 90 होता था। बोल दो भैया, ये चलो अब
एक काम, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये आई हो गया। और अब मुझे एक चीज बताने दो, सुनिएगा। बताओ बेटा, ये जो पॉइंट है यहां पे बताओ, ये वाला वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे है वो 0 है, तो इस जगह बताओ आई इक्वल टू 0 है ना, ठीक है ना। तो बताओ जिस सर्किट में, सुनते रहना बात, जिस सर्किट में करंट 0 होती है वो शॉर्ट सर्किट होता है कि ओपन सर्किट होता है? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, हाँ वेरी गुड। नहीं ओपन सर्किट बेटा, शॉर्ट सर्किट तो आई मैक्स था यार, अभी तो बताया। हाँ ओपन, हाँ। तो देखो बेटा सुनिएगा, इस जगह पर आई 0 है, इसका तो ये जो ई है ये जानते क्या है, ई किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की। तो तुम इसे कहोगे ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, वी ओपन सर्किट ओसी लिख देता हूं, इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। अगला आइएगा इस जगह, बताओ इस जगह पे क्या 0 है, देखो इस जगह पर वोल्टेज 0 है। और तुम्हें याद होगा शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट वाला जो लीड होती है वायर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता था। और जहां पर वोल्टेज 0 होता है उस जगह पे जो करंट है, देखो यहां से यहां तक जो करंट होती है, आई को यहां पर जानते क्या लिखोगा, आई एस सी, मतलब करंट इन शॉर्ट सर्किट। बोले क्लियर? नॉट अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं अभी देखना, अभी देखना, ये जब चैप्टर, अभी शायद आज का लेक्चर एक और लेक्चर दे दो या एक और दो, उसके बाद देखना तुम्हें लगेगा कि सर उसके अंदर बहुत से सवाल थे जो मुझे लग रहे थे ये क्या है, वो सब तुम्हें चुटकियों में हो जाएंगे। और हाँ असल में वो सवाल अच्छे हैं, वो अच्छे ही माने जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड है, लेकिन कर लोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ये कर सकते थे। मुंबई जीत गए, मुंबई हार गई, दिल्ली जीत गया। मेहनत करो थोड़ा। हाँ भाई, अब बेटा ये टाइम है जिस समय मैं तुम्हें मेहनत, मैंने पहले बताया, जो अब मार्च अप्रैल में मेहनत नहीं निकालेगा उसको मई में फिर बड़ी तकलीफें होने वाली हैं, बहुत तगड़ी तकलीफ। या तो तुम बहुत बुरी तकलीफें झेल करके तुम रिजल्ट किसी तरह बनाओगे, या फिर मुश्किल में आ जाओगे। तो देखो बेटा, अगर हमें पावर, पावर का मतलब जानते क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप बताइएगा, अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो अदर फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, ज्यादा हीट में ही कन्वर्ट होगी। तो मुझे ये बताना है कि इस रेजिस्टेंस आर से जाने वाली पावर डिसिपेटेड क्या होगा। तो आगे लिखिएगा, देखो पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड का मतलब हम डिसिपेटेड इसलिए लिखते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी बर्बाद हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहां पर? अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। और एवरीबडी नोज बेटा, पावर का फॉर्मूला 8वें से शुरुआत होती है, 10वें तक पढ़ते हुए 12वें से पढ़ते हुए यहां पर आए हो, तो पता P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। बोलो, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, I इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, एंड हम सिर्फ पावर डिसिपेटेड रेजिस्टेंस से पूछ रहे हैं, हम इसके आर, स्मॉल आर वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है, बताओ बेटा आई क्या है, यहां देखिएगा, वेयर आई इक्वल टू क्या होता है, एवरीबडी नोज बेटा, ध्यान रखिएगा, आई इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस। देखो बेटा, जो करंट यहां से चलेगी ये इस कैपिटल आर में, स्मॉल आर में, दोनों में सेम जाएगी, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। वैसे भी बताया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस बाहरी रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में ही होता है। तो यहां पर बताओ ये दोनों सीरीज में है, तो आर प्लस आर, देखो पी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर आएगा। ये आया पावर डिसिपेटेड। तो भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में डिसिपेटेड पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ये आता है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू लिख दिया। अब आप बताइएगा, फॉर पी टू बी मैक्स, आप सभी को याद होगा किसी क्वांटिटी के मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? बताओ बेटा, पावर मैक्स कब होगा? जब पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशिएट करें तो वो वैल्यू 0 के बराबर हो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ई ईएमएफ तो कांस्टेंट होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गए। तो बताओ बेटा, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन वेरिएबल है और कौन नहीं वेरिएबल है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल, हाँ बताया बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? आपकी चॉइस है कि बदल दो या ना बदलो।
कुछ नया रेजिस्टेंस लगा तो ज्यादा, लगा तो कम। सेल मिल गया तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तुम नहीं बदल पाओगे उस समय, बहुत दिन तक इस्तेमाल करो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, एक अलग खेल है। लेकिन भैया हमने तुमको एक सेल दे दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 1 ही ओम रहेगा। तो ओनली आर इज वेरिएबल। तो इसका तो फॉर पी टू बी मैक्स dp बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा, d बाई डी आर और ये वैल्यू p की वैल्यू लिख रहे हैं तो देखो क्या आएगा, e स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऑन सॉल्विंग, आप घर पे सॉल्व कर लीजिए या किसी के पास डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी अच्छी हो तुरंत कर लीजिएगा। तो देखो ऑन सॉल्विंग जानते क्या यहां पर आएगा, ये निकल के आएगा R इक्वल टू आर आएगा। ये याद कर लो, क्या किसी भी सर्किट में पावर के मैक्सिमम होने के लिए ये कंडीशन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो P मैक्स होता है। ठीक, है ये सब सवाल में पूछा जाता है। हेंस फॉर P टू बी मैक्स मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी, ये मत कहना इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा बदलोगे तो क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम सर ऐसे सेलेक्ट करें कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो P मैक्स होता है। तो ये तो यही चीज को हमने वापस रिपीट किया है शब्द के लिए। ये राइट साइड को मिटा दो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो किस चीज का पैरेलल, सीरीज है। अरे बेटा तुम कंफ्यूजन में हो, मैंने वो यही कराया था, मैं कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करता हूं। हमने क्या कराया है कि फॉर P टू बी मैक्स R शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आप बताओ, अब तुमने यहां एक सेल है मेरे भाई, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये है। अब मान लो तुमने ऐसे n सेल सीरीज में जोड़े होते तो ये R n सेल, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर n सेल सीरीज में है तो R थोड़ा होगा, NR होगा। तब जानते क्या, यही कंडीशन है, मैं कराऊंगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कराऊंगा। वो तुम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पूछ रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं। तो जानते हो जब सीरीज में सेल कनेक्ट किए जाए तो यही कंडीशन है, मतलब R एक सेल था तो ये था। अब तुम यहां लिखोगे कैपिटल R शुड बी इक्वल टू NR, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर एक सेल है तो उसका, n सेल है तो उनका। बोले अगर कैपिटल R को R रखने पर या स्मॉल r को कैपिटल R रखने पर P मैक्स आता है, तो आप देखो इक्वेशन 2 में यहां पर अगर हम कैपिटल R की जगह पर यहां और यहां पर R रख दें तो P मैक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर लिखिएगा इक्वेशन 2 बिकम्स P मैक्स क्या आएगा, देखो E अपॉन हम ये बेटा क्या, जहां जहां कैपिटल R वहां स्मॉल r, उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दो। तो मैं कैपिटल R को हटा रहा हूं स्मॉल r से, तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r करें तो 2r, कैपिटल R की जगह स्मॉल r कर रहे हैं तो 2 स्मॉल r आ गया, और इसकी जगह भी स्मॉल r किया ये आएगा। तो बेटा e स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू r ये आया, तो e स्क्वायर बाई 4r आ गया। ध्यान रखिएगा ये p की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? हम एक चीज देखिएगा, अगर हम पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ग्राफ खींच लें, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन वेरी, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वेरी नहीं करेगा सेल का डिसाइडेड। तो ये आता है, ये पावर बढ़ती है फिर एक जगह मैक्सिमम होती है, जहां पर ये मैक्सिमम होती है उस जगह R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू स्मॉल r होता है, और फिर ये घटने लगती है, ऐसे जाती है। ये है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। हम पहले ऐसा करते हैं, n सेल्स सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं सिंपल तरीके से। तो देखो हम ऐसे करें, पहला सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ना इंटरनल रेजिस्टेंस बनाए तो लिख दे भी साइड में तो भी आप मानोगे हैं,
और डॉटेड आप लेके चलो तो कहोगे n सेल्स, ऐसे हमने लिए। और बेटा सेल के साथ फिर कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर इसके साथ एक नीचे सेल है, या सेल खुद ही करंट देते हैं, तो इसमें सेल थोड़ा जोड़ना है, इनसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, कैपिटल आर। देखिएगा इन सभी, मैं फिर बताऊं, कई बार हम ये इंटरनल रेजिस्टेंस साइड में नहीं दिखाते, बस यहाँ कॉमा करके आर लिख देते हैं, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर ई आर और ई आर, सच एन सेलेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कैसे पहचान रहे हैं? देखो बेटा, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव से अगले का पॉजिटिव, इसके नेगेटिव से अगले का पॉजिटिव, एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। देखो हमारा पर्पस क्या है, हम देखो बेटा बताइएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलेंगे बेटा? भाई हम किसी सेल को क्यों कंबाइन करते हैं? हम चाहते हैं कि यार हमारे पास ये छोटे छोटे कई सेल थे, हम अकेला सेल यूज करते थे तो क्या है वो बहुत ज्यादा करंट नहीं देते थे, हम इनको आपस में कंबाइन कर दें तो ये थोड़ा बड़ा सेल बन जाएगा और ज्यादा करंट देगा। तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब बैटरी बनानी होती है तो हम कई सारे सेल की प्लेट्स को कंबाइन करते हैं। इवन आप याद करो कार वगैरह की जो बैटरी होती है तो कहते हैं ना कि 12 प्लेट की बैटरी है, 15 प्लेट की बैटरी है, 16 प्लेट की बैटरी है। प्लेट का मतलब वही सेल्स होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। चलिएगा सीरीज में अब आप देखिएगा, हम तो मैंने कहा था पर्पस क्या है। देखो बेटा सभी सेल की करंट एक तरफ जा रही, कई बार ये भी सोचना होता है कि सेल आपने सर सही से जोड़ा या गलत जोड़ दिया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे सेल हमने ऐसे जोड़ा, देखो ये सेल इधर की ओर करंट दे रहा है, ये भी इधर की ओर, क्योंकि हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलती है, ये भी इधर करंट, ये भी इधर करंट, तो सबकी करंट एक ही तरफ यानी ऐड हो रही, यानी कि दे आर कनेक्टेड इन राइट मैनर, राइट ऑर्डर, करेक्ट। हमें ये मानना है, पता करना कि भैया इनसे मिलने वाली टोटल करंट क्या है। तो एवरीबॉडी नोज टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहला पॉइंट आइएगा, हम करंट निकालना चाहते हैं तो पहले हम टोटल ईएमएफ निकालें। सभी लोग ध्यान से सुनना, एक सेल अगर होता तो इस कॉम्बिनेशन का ईएमएफ ई होता है, दो सेल होते तो 2E होता, 3 सेल होते तो 3E होता, और 4 सेल होते तो 4E, और अगर n सेल है तो NE। तो बताइएगा टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? NE। मुझे चाहिए सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ बेटा, आर छोटा आर देना, छुटकार 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 छुटकार, ये किस में लगे? सीरीज में। और सीरीज में तुम्हें पता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लें तो इसमें आर इक्विवेलेंट लिख लें तो ये क्या आएगा? तुम कहोगे सर सीरीज में ही तो जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में तो क्या होता था? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, तो nr हो जाएगा ना बेटा। तो इसलिए आर इक्विवेलेंट, देखो बेटा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू nr आ जाएगा। थैंक यू बेटा, लिख लिया। क्या टाइम क्या हुआ? मैंने घड़ी नहीं देखा यार। हाँ क्या टाइम क्या हुआ? 8:27। मैंने सुनो बेटा, हाँ सर वेट, 8:30 मैंने कहा था, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा क्लास रोक देंगे, ठीक। तो देखो आर इक्विवेलेंट nr आया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए बेटा, वेट करिएगा। देखो बेटा इस सारे सेल का इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr आ गया, तो पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो एक्सटर्नल के साथ सीरीज में होते हैं, तो इनके साथ ये सीरीज में। तो अगर मैं कोई सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तुम कहोगे आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो अगला पॉइंट आप लिखिएगा, यहां पर है, बताइएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर मैं लिखूं, मैं आर टोटल ही लिख देता हूं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात, आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। आप हमेशा ध्यान रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद एक्सटर्नल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, एक्सटर्नल इज इन सीरीज, ये आएगा। इसका मतलब आर टोटल इज इक्वल टू, ये क्या था? nr प्लस कैपिटल आर। पर्पस ध्यान है सभी को, पर्पस है करंट पता करना, तो तुम्हें पता करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोल बेटा, हाँ बोल बेटा। चलो बेटा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर टोटल ही लिख दो। देखो टोटल ईएमएफ क्या? NE आया था, टोटल रेजिस्टेंस nr प्लस कैपिटल आर आया,
तो यहां पर आप देखें आई इज हाउ मच, ये तो ओवरऑल हो जाता है बेटा आगे, ये तो हमने इतने स्टेप तो नहीं लिखे, सभी को हो जाता कि सर टोटल ईएमएफ एनई हो गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर हो गया, एनआर प्लस आर, तो यानी एनई अपॉन एनआर प्लस कैपिटल आर, ये टोटल करंट आ गया। अब अगर आप देखिएगा इन सभी सेल का अगर ईएमएफ सेम है, इन सभी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो बेटा आपको पता है इन सभी सेल का टर्मिनल वोल्टेज भी सेम होगा। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द ईच सेल, चौथा पॉइंट ऑफ ईच सेल, हर सेल का टर्मिनल वोल्टेज अगर V लिखूं, ये जानते क्यों सेम आएगा, एवरीबॉडी नोज, देखो V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब आप बताओ बेटा, नो डाउट, देखो बेटा ये सेम करंट, यही पूरी करंट हर सेल में जाएगी, तो केवल करंट ही सेम है। अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बदलेगा तो V तो बदलेगा, क्योंकि इन सभी सेल का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए वोल्टेज यहां सेम होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग हुआ तो भैया वोल्टेज बदलेगा। बोले क्लियर? तो देखो आई क्या होता है, आई ये पता है, एनई अपॉन एनआर प्लस आर इंटू आर। कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस पढ़ा रहने तो इसको। क्वेश्चन नंबर 5। अब एक चीज बताइएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इस रेजिस्टेंस में करंट आई है, तो बताओ पावर डिसिपेटेड, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट हो गया पांचवा, पावर डिसिपेटेड इन आर कैपिटल आर, तो पता P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो P इक्वल टू आई की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, क्या, एनई अपॉन एन आर, सॉरी एन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। और बताइएगा P मैक्स की कंडीशन क्या आई थी बेटा, वी नो दैट फॉर P मैक्स, सुनिएगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि अकेला इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता, अकेला होता तो अकेला लेते, यहां पे तो ग्रुप है तो R इक्विवेलेंट आएगा, यानी R शुड बी इक्वल टू NR आएगा। अब बताइएगा P मैक्स क्या आएगा, आप बेटा ऐसा करो जहां कैपिटल R है वहां NR कर दो, तो देखो NE अपॉन कैपिटल R को NR, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहां NR तो 2NR आएगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R को NR कर रहे हैं। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ P मैक्स क्या आता है, E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर NR, NN कैंसिल, RR कैंसिल हो जाएगा, तो NE स्क्वायर अपॉन 4R यार। अब एक चीज मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं यहां पर, इसे तुम याद ही कर लेना, क्या, ये जो सेल है तुम्हें दिए जाते हैं, अगर इन सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR जो है ये छोटा हो कैपिटल R की तुलना में, तो इनको सीरीज में जोड़ने में फायदा है। ये हम अगर तुम्हें पैरेलल बताते तो आता तुम्हें, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इसे याद करो। क्या, जैसे मैंने तुमको इस सेल दे दिए, मैंने 10 सेल दे दिए, मैंने कहा यार तुम इनको मन हो सीरीज में जोड़ो, मन हो पैरेलल में जोड़ो, बस पर्पस तुम्हारा जानते क्या है, इनको ऐसे जोड़ो कि ये सेल मिलकर के सबसे ज्यादा करंट दें। तो ध्यान रखना, अगर सभी सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR अगर कैपिटल R से काफी छोटा हो तो सीरीज में जोड़ो, लेकिन अगर उन सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR कह लो या उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R कह लो, वो ज्यादा हो तो पैरेलल में जोड़ना चाहिए। ठीक, तो तुम याद रखो। अब मैं थोड़ा दूसरा तरीका बताऊं, देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने का मतलब होता है फ्रेश सेल है, नया सेल है, तो सेल नया हो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में जोड़ो। सेल यूज्ड हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका होता है, तो पैरेलल में जोड़ने से फायदा होता है। बोले क्लियर? तो आप अगला एक नोट में ये लिख लीजिएगा, नोट में लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इफ NR is quite smaller than R, then to get maximum current, they should be connected in series। ठीक बेटा, थोड़ा बोला तो यार, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसको 2 पॉइंट छोटे छोटे और है। आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, मेरे को लगता है ये ब्लूटूथ हट गया शायद। नहीं, वेट, एक्चुअली ब्लूटूथ हट। सुनिएगा बेटा, आप देखिए अगला क्या आता है, लिखो, इफ नॉन आइडेंटिकल
cells are connected in series। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे में, एक्चुअली यहां पे ही नहीं बेटा, ये सवाल तुम्हारा जानते कहां तक आएगा, इसका सवाल आपको अभी हमारा देखना बेटा पोटेंशियोमीटर में आएगा। अब इसके दो तरीके हैं। पहला देखिएगा, नॉन आइडेंटिकल मतलब है दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके ईएमएफ अलग अलग है। पहला इसका होता है व्हेन कनेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं बेटा याद रखना, सीरीज में यही तुम्हारे में आता है, पिछला वाला तो थोड़ा सा ऐसी जानकारी के लिए देते हैं। व्हेन कनेक्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, तो सुनिएगा बेटा करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। करेक्ट ऑर्डर बेटा यही होता है कि दोनों सेल की, यानी जितने सेल हमने नॉन आइडेंटिकल जोड़े हैं उनकी सबकी करंट एक ही तरफ हो, सपोर्ट करनी चाहिए। और इसमें तुम्हारे में दो ही सेल का ज्यादातर आता है, 2 या 3, मतलब एन का नहीं आपसे पूछते हैं। तो आप देखिएगा अगर हमने नॉन आइडेंटिकल सेल E1 ले लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और आपने ये E2 ले लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। करेक्ट ऑर्डर जानते कैसे पहचानोगे कि सर इसकी करंट और इसकी करंट एक दूसरे की ही डायरेक्शन में नहीं सपोर्ट कर रही है, बोले क्लियर। तो आप देखिएगा क्या होगा इसमें, ऐसे क्या करेंगे, हमारा पर्पस करंट निकालना है, तो आप बताइएगा इसमें टोटल ईएमएफ इक्वल टू क्या आएगा, E1 प्लस E2। तो देखिएगा टोटल ईएमएफ क्या होता है, टोटल ईएमएफ इक्वल टू बेटा E1 प्लस E2 आएगा। पहचान लीजिए बड़े ध्यान से बेटा, जब देखो दोनों सेल की करंट पॉजिटिव से चली पॉजिटिव ऐड होती है तो टोटल ईएमएफ जुड़ता है क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा आइएगा बेटा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 R2 सीरीज में है, तो आप देखिएगा R इक्विवेलेंट, आप देखिएगा R इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1 प्लस R2 आएगा, ये आएगा। बताओ इसलिए करंट क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल टू बेटा जानते क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट में ये भी जुड़े, टोटल ईएमएफ अपॉन R टोटल, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। इसको लेके तुम्हारे मन में कोई भ्रांति नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल ईएमएफ ये हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ, ये आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों सीरीज में है और एक्सटर्नल के साथ भी सीरीज में है, बोले क्लियर। अब एक चीज और देखिएगा इसमें, अगर ये आ गया तो टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग होगा। देखो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है तो टर्मिनल वोल्टेज, तो आप देखिएगा देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज कौन सा देखिएगा बेटा, दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं, और जब सेल इस्तेमाल होते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर माइनस E1 माइनस आई R1, ये आएगा। हम वैल्यू नहीं रखेंगे यहां पर क्योंकि जब आई की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में आएगी तो यहां रख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा बोथ द सेल्स आर गेटिंग डिस्चार्ज, तो पहले का टर्मिनल वोल्टेज V1 इक्वल टू E1 माइनस आई R1 और दूसरे का भी होगा E2 माइनस आई R2, बोले क्लियर। इतना नोट करो, जल्दी जल्दी से लिखिएगा बेटा इसे, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी बेटा करना, व्हेन कनेक्टेड इन रॉन्ग ऑर्डर, बस उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा अब बोलो। सर कह रहा है 10 मिनट लेक्चर। चलिए मैं बस बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं यार, डिस्टर्ब होता है उससे। मैं बगैर पूछे इसे सॉल्व कर देता हूं क्योंकि तुम लोग पूछोगे तो आएगा। देखो बेटा व्हेन कनेक्टेड इन करेक्ट ऑर्डर था, जरा देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट ये है, व्हेन कनेक्टेड इन रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग को रिवर्स भी बोल देते हैं, रिवर्स ऑर्डर। अगर आप इसे रिवर्स या रॉन्ग ऑर्डर में कनेक्ट करें, जरा देखिएगा क्या तरीका होता है रिवर्स का। देखो गलती से क्या हो जाता है, ये सेल आपने ऐसे जोड़ा और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये उल्टा जोड़ दिया आपने। देखो इसको आपने क्या किया, ये माइनस ये प्लस कर दिया, देखो E2। अब आप गौर से देखो बेटा, ऐसे ही पहचानोगे कि सर इसकी करंट इधर जा रही है लेकिन इसकी करंट तो इधर उल्टा जा रही है। और सर्किट में ऐसा नहीं होगा कि ये इधर जाए इधर जाए, वास्तव में हो सकता है याद रख लो, अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 है तो जानते क्या होगा, ये करंट डोमिनेट करेगी, ये ऐसे आएगी ऐसे, और इसको डोमिनेट करके इसमें ऐसे करंट जाएगी, क्योंकि एक सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, खासतौर पे अगर वो सीरीज में दिख रहे हैं, बोले। तो अब जरा ध्यान देना बेटा, व्हेन कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ऐसे पहचानोगे कि सर ये इधर करंट भेज रहा था, इसको मौका मिलता तो इधर भेजता।
फिर यही आएगा टोटल ईएमएफ। आप बताओ बेटा, ये और ये दोनों एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे, खिलाफत कर रहे हैं, तो E1 माइनस E2 होगा। बोले क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता रेजिस्टेंस में करंट किधर भी जाए वो हमेशा बाधा डालते हैं। यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही होगा। R1 प्लस R2 चाहे करेक्ट जोड़ो चाहे इनकरेक्ट जोड़ो। टोटल करंट क्या आएगा? नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये E1 माइनस E2 हो जाएगा बस, और ये ऐसे ही रहेगा। बस अगला खेल देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अलग से लिख करके करूंगा, और वो आएगा टर्मिनल वोल्टेज। जरा देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। टर्मिनल वोल्टेज, अब जरा ध्यान रखिएगा, गौर से देखो बेटा, पहले सेल से करंट बाहर आ रही है। जब भी किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आए, इसका मतलब सेल इज गेटिंग यूज्ड, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो लिखोगे सिंस फर्स्ट सेल E1 इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो रहा है, और तुम्हें पता डिस्चार्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1 होगा। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, इस्तेमाल में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होता है। तो ये आएगा, आप ध्यान रखो, बस इतना ही लिखेंगे, क्योंकि I की वैल्यू जब न्यूमेरिकल होगा तब डालेंगे। और अगला पॉइंट देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? लेकिन देखो ये जो उल्टा सेल जुड़ गया था, ये वाला उल्टा जुड़ गया है, ये देखो इसमें पॉजिटिव से करंट एंटर कर रही है, तो ये रिचार्ज हो रहा है। तो आगे लिखोगे सिंस E2 सेल इज रिचार्ज्ड, ये रिचार्ज हो रहा है। और सभी को ध्यान होगा रिचार्जिंग में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज, याद करो यहां पर प्लस का साइन आ जाता है, इक्वल टू E2 प्लस IR2 हो जाएगा। बोले क्लियर ये बात? बोले बेटा, हो गया ना? ठीक, हाँ फिर से बोलो। सर अगर E2 डोमिनेंट हुआ तो E2 डोमिनेंट होगा, उलट जाएगा। ये इसकी करंट ऐसे आएगी, उलट जाएगा। हमें तो एक लेके चलना पड़ेगा ना। बोलो भैया। यस सर। जो भी डोमिनेंट होगा करंट उसके अनुसार चलेगी, उसके अनुसार करंट की डायरेक्शन देखना। अगर वो रिचार्ज हो रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वाला लगेगा। हम एक चीज पढ़ाते हैं कंसेप्ट के लिए, वो उस तरह के सभी सवाल में लगता है। ठीक है, ठीक है। एक नोट यहां पर लिखा दें, नहीं जानते वो भूल जाएगा, और एक नोट है वो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आप बताइएगा बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना। एन सेल सेम ईएमएफ के अगर हम जोड़ते थे, उनका टोटल ईएमएफ कितना आया था? N आया था ना? ठीक है, तो देखो बेटा, इफ N सेल्स ईच ऑफ EMF E आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन बताइएगा E नेट क्या आया था? ये आया था NE। नई बात नहीं लिख रहा हूं, एक बात बतानी इसलिए लिख रहा हूं, ये NE। बोले क्लियर? यस। अब आप देखना असली खेल अब आ रहा। लिखो इफ M cells out of N cells are reversed, रिवर्स कर दिए जाए, देन नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ अगर ई नेट लिखें तो भैया एक बात इमेजिन कर लेना बेटा, एन सेल थे, ईएमएफ NE था, तो ये था NE। इसमें से आपने बताया क्या किया? M सेल को उल्टा कर दिया, मतलब N में से ही M सेल उठाए और उल्टा कर दिया। यानी जिनको उल्टा रिवर्स करोगे तो वो क्या करेंगे? करंट को उल्टा भेजेंगे। तो लिखोगे माइनस ME आएगा। लेकिन अब जरा सुन लेना बड़े ध्यान से, N सेल थे, ईएमएफ इतना था, उनमें से M सेल को पहले तो आपने निकाल लिया। सुनना बेटा, उल्टा जोड़ने का मतलब जानते क्या हुआ? N में से M सेल निकाल लिया। जब आपने निकाल लिया तो ईएमएफ बचा NE माइनस ME, और निकालने के बाद आपने अगली खुराफात क्या की? उल्टा जोड़ दिया। तो यानी NE के बराबर ही वो रिवर्स वोल्टेज डालेंगे। तो नेट ईएमएफ जानते क्या आएगा? NE माइनस 2ME आएगा। बोले क्लियर? यस सर। ये यस सर।
सर इसको दोबारा समझा दीजिए। अब मैं बता रहा हूं, सुनना बेटा, एक से बताना। मान लो 5 सेल थे, तुमने उनको सीरीज में जोड़ा था, तो ईएमएफ था 5E। अब 5 में से एक सेल तुमने निकाल लिया, तो बता, जब एक निकाल लिया तो उसका ईएमएफ घट गया, क्योंकि तुमने 5 में से एक निकाला, अब तो 4 ही बचे ना, तो 5E माइनस ही आया। और वो जो एक निकाला उसको उल्टा जोड़ दिया तो वो और घटाएगा, तो वास्तव में 3E बचेगा ना। ओके सर। है ना? तो बेटा अब तुम याद रखना चाहो तो ऐसे करना कि कुछ सेल में से जितने सेल निकाल के उल्टे जोड़े जाते हैं वो ईएमएफ में उसका दुगना सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर n सेल में से n सेल निकाल लेते तब ईएमएफ होता Ne माइनस Me, लेकिन उसका उल्टा जोड़ देंगे तो वो और आगे खुराफात करेंगे, Me और माइनस करेंगे तो -2Me हो जाएगा। बोले क्लियर? यस सर। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्या, सुनिएगा बेटा, m सेल को रिवर्स जोड़ने से क्या उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फर्क पड़ेगा? नहीं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क नहीं आएगा, बट R इक्विवेलेंट बेटा वही रहने वाला है, NR रहने वाला है। बेटा तुम्हें पता, सेल चाहे उल्टा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो, करंट उन्हें बाएं जाए चाहे दाएं जाए, वो रेजिस्टेंस R ही लगाते हैं, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। चले, अब इतना आप लिख लिए, हेडिंग डाल दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वो अगले टर्न पे करते हैं, ठीक है।